सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। हाँ ठीक है, ये सही है। और कोई? चलिए मैं बताऊँ। ठीक है, देखिए शाब्दिक अर्थ तो इसका ही होता है कि अतीत का अध्ययन। इधर हाथ एंड आज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसे इस रूप में नहीं देखेंगे अतीत का अध्ययन। क्यों? एक एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया, देखिए आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सुना है ना। अब देखिए इस विश्व का कारण क्या था, मुझे बताया। एक तो यूरोपीय शक्तियों के बीच जो टकराहट थी, ठीक है ना। दूसरा क्या था, एक इंटरनेशनल संस्था जो थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अभाव था, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अतीत से हमने क्या सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी, इसलिए विश्व युद्ध हुआ ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की कि नहीं की ना, लीग ऑफ नेशंस की। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। अब देखिए हमने सबक लिया ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। फिर क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी क्या थी, क्या कमजोरी थी, इसकी कोई सेना नहीं थी। दूसरी बात, यूएसए इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फिर हमने क्या किया, तो राष्ट्र संघ की असफलता ही क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनी, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, सबक क्या लिया कि हमने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की कि जिसके पास स्वयं की सेना हो, ठीक है ना, उसको मतलब वीटो पावर हो, ठीक है ना, उसकी एक सुरक्षा परिषद हो। तो फिर हमने क्या किया, यूएनओ है ना। तो क्या केवल इतिहास अतीत का अध्ययन है, नहीं हुआ ना। कुछ ना कुछ तो हमें बताया ना कि हमने गलतियां कहाँ की, ठीक है, क्लियर। तो केवल हम अतीत का अध्ययन उसे नहीं कहेंगे, ओके। चलिए, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है, जैसे एक इतिहासकार है E.H. कार, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट। अतीत और वर्तमान के बीच का जो है कॉन्टिन्यूअस डायलॉग, निरंतर संवाद क्या है, इतिहास है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इतिहास को परिभाषित किया है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी डिफिनेशन क्या हो सकती है, कोई भी क्षेत्र हो उसके 4 एस्पेक्ट होते हैं ना, राजनीतिक, सामाजिक, बोलिए, आर्थिक और सांस्कृतिक, क्लियर ना। सांस्कृतिक में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सब कुछ आ जाता है। तो इन्हीं क्षेत्रों में पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल और बताइए इकोनॉमिक, कल्चर क्या है, इन्हीं क्षेत्रों में जो क्या है, कंटिन्यूटी और चेंजेस, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, वही इतिहास है। सीधी सिंपल सी परिभाषा क्या कहेंगे, इसमें जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी और चेंजेस, वो क्या होगा, इतिहास का अध्ययन होगा। जैसे देख लीजिए कैसे कैसे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए हम पाषाण काल में देखते हैं, स्टोन एज, ठीक है ना। क्या था, पत्थर का प्रयोग करते थे ना, ठीक है। फिर क्या आया, ताम पाषाण काल आया ना, हाँ। तो हमने क्या किया, धातु का प्रयोग करना शुरू किया ना, चेंज हुआ नहीं, पत्थर से धातु में आया ना। फिर बताइए उसके बाद क्या आएगा, ताम पाषाण काल के बाद फिर क्या आएगा, जब हड़प्पा सभ्यता आएगी तो क्या प्रयोग करेंगे, तांबे मिट्टी मिलाकर कांसा, ठीक है ना। तो क्या हुआ ना, चेंजेस हुआ ना। अब देखिए कंटिन्यूटी क्या थी, पत्थर यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, पत्थर यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं, पत्थरों का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है, ठीक है ना। हुआ ना कंटिन्यूटी चेंजेस, क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना। इतिहास क्या है, क्या बताएंगे, अगर कोई आपसे पूछे, मान लीजिए आप जाते हैं, कोई आपसे पूछे इतिहास क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर इतिहास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों और विकास का अध्ययन, ठीक है ना। क्लियर, एक सिंगल परिभाषा, ना तो हमें किसी इतिहासकार की परिभाषा देनी है, ठीक है ना। बस सबको याद रखना है कि किसने क्या कहा, एक आध ज्यादा नहीं, और मेन डिफिनेशन क्या है इसे हम देंगे, क्लियर। अब देखिए क्या हो गया, उसके बाद इसका विभाजन क्या है, डिवाइड कैसे किया जाए इतिहास को, बताइए। ऐसे तो अलग चीज है,
क्या है? प्री हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। बताइए क्या है प्री हिस्टोरिकल? कोई भी इसका रिटन एविडेंस नहीं है। जैसे हुआ ना, कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं। पाषाण के उपकरण जो उन्होंने कुल्हाड़ियां प्रयोग की या फिर जो चापर क्या हुआ, ब्लेड प्रयोग किया, उसके हथियार बनाए, उसी का आधार पर हम जानते हैं ना। तो क्या हो गया? प्री हिस्टोरिकल क्या है? स्टोन एज। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? रिटन एविडेंस तो है लेकिन अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। जैसे क्या? हड़प्पन कल्चर। ठीक है ना, क्या कहेंगे? हड़प्पा काल। ये क्या है? ये प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। और हिस्टोरिकल क्या है बताइए? जब लिखित साक्ष्य भी हो, साथ साथ पढ़े भी जा सके। ठीक है ना। तो भारत में जो है वो 6th सेंचुरी BC का समय माना जाता है। ठीक है ना, कि यहाँ से भारत का रिटेन जो इतिहास प्रारंभ होता है। क्लियर हो गया? क्लियर ना। अब हम क्या देखेंगे? इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ। अब हम देखेंगे विचारधाराएं। ठीक है, जिसे हम इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। आपको लिखने में जब क्वेश्चन आप लिखेंगे ना, तो आपको बैलेंस अप्रोच बनाते हुए लिखना होगा। ठीक है ना। इतिहास लेखन, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राफी, है ना। ये कुछ नहीं है। क्या है? इतिहास के अध्ययन में जो हम अलग अलग विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं वो क्या है? इतिहास लेखन है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हिस्ट्री का जहां तक ऑप्शनल है यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, उसमें क्या है? फर्स्ट पार्ट में क्या आता है बताइए? फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? आपको तो दिक्कत हो रही तो उधर बैठ जाइए, इधर दिखता नहीं होगा ना, दिख रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा बताइए? एंशिएंट और मिडाइवल, है ना। एंशिएंट और मिडाइवल। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा? मॉडर्न और वर्ल्ड, है ना। क्लियर? कितने लोगों का इतिहास विषय है? कितने लोग लिया है? आपने खाली लिया है? 2 लोगों ने केवल। चलिए कोई नहीं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। तो हम एंशिएंट से शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन जो भारत का अध्ययन है उसमें कौन कौन सी विचारधाराएं प्रमुख हैं? मुख्यतः क्या है? 3। कौन कौन सी? देखिए, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी। ठीक है। दूसरी विचारधारा राष्ट्रवादी, इसको क्या कहेंगे? नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कहेंगे ना, नेशनलिज्म जो भी कहेंगे वो तो राष्ट्रवाद हो जाएगा ना, विचारधारा तो नेशनलिस्ट हो जाएगा। और तीसरी कौन सी है? मार्क्सवादी। ठीक है ना, मार्क्सिज्म। ठीक है, क्लियर। अब हम समझते हैं साम्राज्यवादी, इंपेरियलिज्म जिसे कहते हैं, साम्राज्यवादी। इसमें समझते हैं क्या है। तो देखिए, साम्राज्यवादी इतिहास क्या है, साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है? देखिए, ये यूरोपीय लोग थे, ठीक है ना, जो ये मानते थे कि हमारा एक व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी श्वेत प्रजाति का सिद्धांत, क्या बोलते हैं उसे? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। यूरोपीय क्या मानते हैं? व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। क्या है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, जानते हैं? इनका ये मानना है कि हमारे ऊपर बोझ है, हम बहुत सभ्य हैं। यूरोपीय क्या मानते थे? हम बहुत सभ्य हैं, हमको बहुत ज्यादा शासन का ज्ञान है। और भारत क्या, कैसा देश है? कैसा देश है? पिछड़ा हुआ देश है। इनकी कोई क्या है, कोई शासन व्यवस्था इनको जानकारी नहीं है। तो हमने क्या किया? भारत का अधिकार किया। ये हमारा बोझ है कि भारतीयों को क्या करना, हमको सभ्य बनाना है, इनको क्या है, शासन का ज्ञान देना है। ठीक है ना। यही कारण है कि एक इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, ठीक है ना, क्या नाम है? विंसेंट स्मिथ। ये साम्राज्यवादी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए इस पुस्तक में इन्होंने इसी सिद्धांत का पालन किया। 1/3 भाग में क्या किया? सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन कर दिया। 1/3 में क्या किया इन्होंने? सिकंदर के आक्रमण का ही वर्णन कर दिया। ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि दर्शाना चाहते थे कि क्या है, भारतीयों को हमने जीता, हमने उनको क्या किया? शासन दिया। ठीक है ना? क्लियर? साम्राज्य इतिहासकारों का समझ में है? इनका उद्देश्य क्या था कि भारत की उपलब्धि जो अचीवमेंट्स है उसको नीचा दिखाना। ठीक है ना? मतलब भारत को पिछड़ा देश सिद्ध करना। ठीक है ना? इनकी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना? क्लियर? इसमें भी 2 लोग आते हैं, एक आते हैं प्राच्यवादी और एक उपयोगितावादी। कौन कौन आते हैं? प्राच्यवादी और उपयोगितावादी। इनको क्या ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है ना? प्राच्यवादियों क्या कहा जाता है ना? ओरिएंटलिस्ट। ठीक है? उपयोगितावादी क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अब समझिए प्राच्यवादी कौन थे? इन्होंने क्या किया कि भारत के अतीत का गुणगान किया। ठीक है ना? कि वाह भारतीय संस्कृति क्या, उसके जैसे विलियम जोन्स आ गए। ठीक है ना? जेम्स प्रिंसेप आ गए। कौन कौन आ गए? विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। अब इन्होंने क्या किया? अतीत का गुणगान किया। ठीक है ना? भारत के अतीत का गुणगान किया। कैसे? विलियम जोन्स ही तो थे जो सेंड्रो कोटस की किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है ना? तो इनका योगदान क्या है? इन्होंने पुरातत्व में योगदान दिया। जैसे कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? इन्होंने अशोक को, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख खोजे, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने खोजे। ठीक है ना? तो ये पता चला ना कि भारत में अशोक ने शासन किया। तो ये क्या किया? भारत के अतीत को अच्छा कहें कि बहुत अच्छा अतीत था भारत का, एक सभ्यता और संस्कृति थी। ठीक है ना? लेकिन ये क्या कहते हैं कि भारत का वर्तमान जो है क्या है? पतनशील है। यानी आज का जो भारत है वो क्या है? पिछड़ा हुआ है। अतीत में क्या थे? अच्छे थे, लेकिन अब पिछड़े हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? ये भी यही आ जाएंगे। ये क्या अपना औचित्य सिद्ध करेंगे ब्रिटिश शासन का कि नहीं, हमारा क्या औचित्य है कि आपका अतीत अच्छा था लेकिन आज आप पतन की ओर है, तो हम क्या करेंगे? आपको सभ्य बनाएंगे। ठीक है ना? आप जो वर्तमान को सुधारेंगे। ठीक है? ये कहेंगे। उपयोगितावादी कौन है? ये विचारधारा कैसे उपजी? ये विचारधारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में ना, उसकी वजह से उपजी। ठीक है ना? उसको क्या कहते हैं? उपयोगितावादी विचारधारा। जैसे मिल है, बेंथम है, समझ रहे हैं ना? इनका क्या कहना था? ये लोग क्या थे? जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहां के सामानों के लिए बाजार की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने क्या किया? भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है ना? वो कौन सा चरण था? कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ठीक है ना? भारत में 3 चरण ना कॉलोनिज्म के, उपनिवेशवाद के। पहला क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा क्या है? वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है ना? तो औद्योगिक पूंजीवाद में क्या करना था? इनको ब्रिटिश वस्तुओं की बाजार के रूप में भारत को परिवर्तित करना था। ठीक है ना? यही कारण क्या था कि भारत के सूती वस्त्र जो ब्रिटेन जाते उस पर बहुत ज्यादा आयात कर लगाया गया, और वहां का जो था वहां यहाँ डंप कराने के लिए। ठीक है ना? और साथ ही साथ क्या, वो स्टेटमेंट आपने पढ़ा ना मैकाले का, क्या कहते हैं कि हम ऐसे भारतीय चाहते हैं जो रंग रूप से भारतीय लेकिन विचारों से अंग्रेज। ठीक है ना? तो जब ऐसे भारतीय निर्माण करेंगे, शिक्षित भारतीय, तभी ना वो ब्रिटिश वस्तुओं खरीदेंगे। भाई जो ग्रामीण भारत क्या था उस समय, तो 80% लोग गाँव में रहते थे, वो तो धोती कुर्ता पहनेंगे, वो कहाँ हैट और टोपी पहनेंगे, कोट लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाहा कि जो क्या हो, शिक्षित, ऐसे लोग शिक्षित किया जो ब्रिटिश विचारों की उपज हो। ठीक है ना? तभी तो कपड़े पहनेंगे वो। तो उनका उद्देश्य क्या था? और दूसरा उद्देश्य ये भी था कि उनको ऐसे लोग, क्लर्क की जरूरत थी जो काम आ सके। भाई ब्रिटेन को ज्यादा वेतन देना पड़ता ना जो ब्रिटिश व्यक्ति होते, तो उन्हें भारतीय जो पढ़े लिखे थे उनको क्लर्क के रूप में, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा दी। ठीक है ना? उन्हें पूरे भारत को शिक्षित बनाने का प्रयास कभी नहीं किया। ठीक है ना? तो ये उपयोगितावादी विचारधारा होगी। कौन कौन? और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक और विचारक है साम्राज्यवादी में, उनका नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है? जेम्स मिल। बहुत, इनको बहुत याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया?
धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया, ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने कि भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा जाएगा, हिंदू काल, ठीक है ना, मुस्लिम काल, और अपने काल को क्या कह दिया, मॉडर्न एज। अपने को क्या कह दिया, ब्रिटिश शासन को मॉडर्न एज। भाई क्यों कह दिया आपने? अगर आप प्राचीन भारत को हिंदू काल कहेंगे, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहेंगे, तो अपने को मॉडर्न क्यों कहा? आप तो ईसाई थे, आपको तो ईसाई काल करना चाहिए था ना। तो अपने को क्या कर रहे हैं, अपने को आधुनिक काल कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हैं, ठीक है ना। ये जेम्स मिल्कर्स है, इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनकी पुस्तक क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ये केवल समझने के लिए है, बस केवल समझिए विचारधाराएं क्या है, ठीक है ना। तो ये जेम्स मिल का हो गया। फिर क्या होगा, इनकी प्रतिक्रिया होगी ना, इनकी प्रतिक्रिया होगी ना, तो फिर कौन आएंगे, अब राष्ट्रवादी आएंगे। तो इनको राष्ट्रवादियों को हम देखते हैं, कहेंगे भैया ये कौन सा है, ये आप कह रहे हैं कि भारत में कोई शासन नहीं था, भारत में शब्द नहीं थे। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम कुछ पता है, कोई बताइए। हेमचंद्र राय चौधरी हैं एंसेंट में, ठीक है। ये लोग क्या है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, ठीक है ना। राष्ट्रवादी क्या होते हैं, राष्ट्रवादी क्या होगा, प्राचीन उपलब्धियों को पेश करेंगे ना, कि प्राचीन भारत कैसा था, स्वर्ण युग था, गुप्तकाल स्वर्ण युग था ना, राष्ट्रवादी मानते हैं ना, गुप्तकाल स्वर्ण युग था, ठीक है ना। शासकों के पराक्रम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे ना, क्लियर। तो साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में क्या हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा। इन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को शासन का ज्ञान था, ठीक है ना। तो ये इनका मुख्य मत क्या है, इन्होंने ज्यादातर ध्यान किस पे दिया, शासकों के पराक्रम पर बल दिया, ठीक है ना। राजनीतिक घटनाओं पर इन्होंने ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, क्लियर, ठीक है। ये क्या कहेंगे, एक है केपी जायसवाल, इनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी। क्या नाम है इनकी पुस्तक का, हिंदू पॉलिटी। ये कहेंगे भाई देखिए हमारे यहाँ क्यों नहीं शासन था, हमारे यहाँ क्या था, 6ठी शताब्दी से पूर्व में राजतंत्र थे, गणतंत्र थे, ठीक है ना। यानी हमको शासन का ज्ञान था, ठीक है। और कौटिल्य ने क्या चक्रवर्ती राज्य की अवधारणा रखी ना, तो वो भी तो शासन का ज्ञान ही था, ठीक है। तो कहते हैं हमको शासन का ज्ञान था, गणतंत्र की परंपरा भारत में थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, भारत का विभाजन कैसे किया, 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है ना। इन्होंने जेम्स मिल के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया धार्मिक आधार पर, ठीक है ना। इन्होंने प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में विभाजन किया। लेकिन अब कमी क्या रह गई, अच्छाई थी, कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या रह गई, इन्होंने मध्यकाल का प्रारंभ कहां से मान लिया, तुर्की आक्रमण से जोड़कर देखा, ठीक है ना। मुस्लिम आक्रमण से मध्यकाल का इन्होंने मान लिया। तो एक तरह से धार्मिक विभाजन तो स्वीकार करना हुआ। हाँ, इन्होंने क्या कहा, गोरी और गजनवी के आक्रमण से क्या कहा, मध्यकाल का प्रारंभ मान लिया। तो ये भी तो एक तरह से आप धार्मिक मान रहे हैं ना कि मुस्लिम शासन था। और ऐसा तो था नहीं कि राजपूत नहीं थे, हिंदू शासन तो था ही। लेकिन आपने क्या किया, प्रारंभ कहां से मान लिया, तुर्की आक्रमण से, ठीक है। तो एक तरह से सांप्रदायिक विभाजन आपने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, क्लियर। कमी क्या थी, इन्होंने राजनीतिक घटनाओं पर ज्यादा जोर दिया, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे मगध का उदय हुआ, इन्होंने क्या कहा कि वो तो बिंबिसार और अजातशत्रु के पराक्रम से उदय हुआ, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने भौगोलिक परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया कि मगध चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन, पुनपुन, टोस, ठीक है, नदियों से घिरा हुआ था, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, ठीक है। लोहे की खानें थी, हाथियों की अधिकता थी। इन सब जो कारक है उन पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आर्थिक कारणों पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कमी हो गई ना, कमी हुई कि नहीं हुई, केवल राजनीतिक घटनाओं को प्रमुखता दी। इन्होंने क्या किया, साम्राज्यवादियों ने, इन्होंने एकदम पतनशील करार दिया कि भारतीयों कोई शासन नहीं है, मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, कई जातियों धर्मों में बटा हुआ देश है, इनको एकता का एहसास नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारतीयों में चक्रवर्ती राज की अवधारणा है, हम मिलजुल कर रहते हैं और पराक्रमी थे हम भी, और हमने ये जीता। मगध का उदय कैसे हुआ, अजातशत्रु बिंबिसार के पराक्रम से हुआ। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। अब कौन आएंगे, मार्क्सवादी, ठीक है। हाँ, कौन कौन, कार्ल मार्क्स तो ठीक है, उन्हीं की विचारधारा पर आधारित है ये मार्क्सवादी विचारधारा। भारत में बताइए,
किसने बताया? रोमिला थापर, वेरी गुड। और आर.एस. शर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन कौन है? रोमिला थापर, फेमस है ना ये बहुत फेमस है रोमिला थापर। इन्होंने विशेष अध्ययन किसका किया? मौर्य काल का, ठीक है ना। यानी मौर्य काल का इन्होंने क्या किया? बहुत ही गहन अध्ययन किया मौर्य काल का, ठीक है ना। आर.एस. शर्मा बताया आपने ना, आर.एस. शर्मा हो गए। और कौन हो गए? डी.एन. झा हो गए एंसेंट में, ठीक है ना। बिपिन चंद्रा भी क्या है आधुनिक में? वो भी क्या है? मार्क्सवादी ही है, ठीक है ना। तो मार्क्सवादियों का क्या अप्रोच रहता है? इनका अप्रोच ये रहता है कि देखिए, मगध का उदय क्या हुआ? मगध का उदय पीछे केवल शासकों के पराक्रम उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों का योगदान था, आर्थिक परिस्थितियों का योगदान था और सामाजिक परिस्थितियों का योगदान था। सामाजिक परिस्थितियां क्या थी? कि मगध क्या था? आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त था, यानी जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था थी वहां थी नहीं, ठीक है ना। यानी क्या था? काम के आधार पर विभाजन था। तो जाति पात ऊंच नीच नहीं रहेगा तो क्या होगा? समाज अधिक विकसित होगा ना। तो मगध में यही था, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या थी? लोहे की खानें थी, और जब लोहा अधिक होगा तो लोहे से हथियार बनाएंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे ना। पत्थर या लकड़ी की तुलना में लोहे के हथियार ज्यादा मजबूत होंगे। दूसरी चीज क्या होगी? लोहे के प्रयोग से खेती में क्या होगा? व्यापक होगा ना, ज्यादा उत्पादन होगा ना। तो क्या था? ये संपन्न होंगे नहीं मगध, आर्थिक रूप से संपन्न था ना। जब कोई भी हो, व्यक्ति हो या कोई भी देश हो, अगर आर्थिक रूप से संपन्न है, अमेरिका ही उदाहरण ले लीजिए, आर्थिक रूप से संपन्न है तभी ना हथियारों का व्यापक निर्माण करता है वो। तो वही चीज उसमें भी लागू थी। मगध क्या था? ये कहेंगे मार्क्सवादी, क्या कहेंगे कि आर्थिक रूप से संपन्न था, सामाजिक वहां विभेद नहीं थे। इसीलिए क्या था? उसी का इतिहास पूरे उत्तर भारत का इतिहास बना। मगध का इतिहास तो था पूरे उत्तर भारत का इतिहास। मौर्य वंश क्या था? वही तो था, शासन करता था। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की नहीं की? हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य था ना। तो क्यों हुआ साम्राज्य विस्तार? क्योंकि आर्थिक स्थिति क्या थी? संपन्न थी। क्लियर? सबको समझ में आया ना। अब देखिए, फिर जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरीकरण हुआ ना, तो ये क्या मानेंगे कि नगरीकरण में महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध के महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचार उतने उत्तरदायी नहीं थे जितना कि लोहे का प्रयोग, ठीक है ना। यानी ये आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर ज्यादा जोर देंगे। फिर गुप्त काल को राष्ट्रवादियों ने क्या माना? स्वर्ण काल। तो ये कहेंगे मार्क्सवादी, कहाँ स्वर्ण काल था? साहित्य कला तो ठीक है, लेकिन समाज में क्या था? सती प्रथा का उदय कहाँ से हुआ भारत में? गुप्त काल से हुआ, ठीक है ना। आत्महत्या की प्रथा और जो बाल विवाह क्या हुआ? गुप्त काल से हुआ। स्कंदगुप्त के बाद से सिक्कों में कमी दिखलाई पड़ती है। आर्थिक रूप से पतन का काल हुआ कि नहीं हुआ? भले ही प्रारंभिक गुप्त काल में ज्यादा सिक्के मिले, लेकिन बाद में क्या हुआ? मिलावटी सिक्के मिले, सिक्कों में कमी दिखलाई पड़ती है। तो क्या कहेंगे? पतन का काल ना। तो ये कहते हैं भाई कहाँ से स्वर्ण काल हुआ? ये प्रश्न खड़ा करेंगे ना राष्ट्रवादियों पर। लेकिन इनके भी कमी है कि कोई काल विभाजन ये भी नहीं ला सके, ठीक है ना। कोई एक व्यवस्थित काल विभाजन जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक का ये भी नहीं ला सके। और दूसरी कमी क्या है इनकी? कि सांस्कृतिक पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। साहित्य, दर्शन, कला, धर्म, इन सब की क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? तीनों विजन क्लियर ना। अब आप देखिए इसका यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपसे या जीएस में ही पूछ सकता है, जीएस तो मेंस में ही आ रहा है। अगर आपसे पूछे पतन के कारण, तो राष्ट्रवादी क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कहेंगे अशोक का ब्राह्मण विरोधी होना, ठीक है। दूसरे क्या कहेंगे? अयोग्य उत्तराधिकारी कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या कहेंगे? आर्थिक का क्या कहेंगे? सिक्कों में मिलावट। उसके बाद ये क्या कहेंगे कि परवर्ती युग में विदेशी आक्रमण होने लगे, ठीक है ना। और अशोक ने ज्यादा राजकोष पर क्या, धम्म नीति पर ज्यादा व्यय किया ना, सड़कें बनवाई तो धन तो लगेगा ना। तो क्या हुआ? आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। तो ये मार्क्सवादी कहेंगे, राष्ट्रवादी ये कहेंगे, मार्क्सवादी ये कहेंगे, ठीक है ना। और साम्राज्यवादी तो उनका वही है, वो तो भारत को पतनशील बताएंगे ही बताएंगे। क्लियर हो गया ना? अप्रोच क्लियर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? सेफ्टी वॉल क्या था? सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है? लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका क्या मतलब है? इनका ये मानना था कि भारतीयों के असंतोष को कम करने के लिए ही क्या हुआ, कुछ भारतीयों ने और अंग्रेज लोगों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना कर दी, ठीक है ना। और दूसरा है तड़ित चालक का सिद्धांत, स्ट्रॉन्ग थ्योरी। किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा नहीं था,
उस समय जो स्थिति थी भारत की, इतना मजबूत नहीं था भारत। अगर कोई भारतीय स्थापना करता तो उसे कुचल दिया जाता कांग्रेस को। इसीलिए हमने क्या किया, एओ ह्यूम को लाया। ठीक है, क्लियर। इसीलिए क्या हुआ, कांग्रेस को क्या हुआ, उतना जल्दी तो कुचला नहीं जा सका ना, उसको स्वीकृति मिली कि नहीं मिली। अगर कोई भारतीय स्थापित करता तो हो सकता उसे दबा देते। तो ये कांट परिचालक का सिद्धांत हो गया। ठीक है, क्लियर। फिर उसमें क्या है, फिर इसमें क्या दो विचारधाराएं हैं ना, कौन कौन सी हैं? उदारवादी है ना, नरमपंथी कहा जाता ना उनको। क्या कहेंगे, मॉडरेट, क्या कहेंगे, मॉडरेट जो होते हैं ना। और फिर कौन आएंगे, एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, उग्रवादी। ठीक है ना। उदारवादी कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे। ये क्या था, मैं एक समझा रहा हूँ बस, मैं आऊंगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो क्या थे, वो कहते थे ब्रिटिश क्या है, अन ब्रिटिश। केवल क्या है, मतलब जो शासन करें अच्छे से करें, अच्छा है, ब्रिटिश हमको सभ्य बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सुधार के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, निवेदन करेंगे। ठीक है, हमने निवेदन की नीति थी। उग्रवादी क्या कहेंगे, लाल बाल पाल। ठीक है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे तो बिना शासन को खत्म किए तो हम स्वतंत्रता नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। फिर आगे हम 1905 से 1919 के चरण में देखेंगे कैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ। ठीक है ना, कैसे असहयोग आंदोलन हुआ जब गांधी जी आए 1920 में। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, इसमें कंटिन्यूटी चेंजेस, इसमें कंटिन्यूटी चेंजेस, और इसमें देखेंगे। ठीक है ना, कैसे समझेंगे, वो बात का चरण। तो लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ फोकस करना है, इस पोर्शन पे फोकस करना है, फ्रीडम मूवमेंट पे। क्लियर, पढ़िए सब, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हो, जब परीक्षा आने वाली है तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करिए। ठीक है ना, पढ़िए सब, लेकिन फोकस कहाँ करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। आइए अब सोर्सेस पे आते हैं हम लोग। तो मुख्यतः क्या है, 3 है। कौन कौन से हैं, लिटरेचर, ठीक है ना, साहित्य, दूसरा पुरातत्व बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी, तीसरा क्या होगा, सबको क्लियर है ना, विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्री जो समय समय पर आए। ठीक है ना, फॉरेन ट्रेवलर्स जो है। ठीक है ना, अब देखिए इनमें भी आप समझिए, इसमें भी साहित्य से ज्यादा पुरातत्व महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि साहित्य में क्या होता है, जब हम कोई चीज लिखते हैं हो सकता है हमारा व्यक्तिगत मत भी आ जाए। ठीक है ना, क्लियर है ना। लेकिन पुरातत्व में क्या होता है, उसमें लिखी हुई चीजें होती है, डेट सहित होती है, तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या था, उसका साहित्य में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कैसे जानकारी मिलती है, उसके खुदाइयों से जो अवशेष प्राप्त होने से जानकारी मिलती है ना। और ध्यान दीजिए, खुदाइयां भी 2 तरीके की होती हैं, एक क्षैतिज होती हैं हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना, तो उसकी परिभाषा ये है कि जो ऊर्ध्वाधर खनन होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, केवल कालक्रम की जानकारी मिलती है, क्रोनोलॉजी की जानकारी मिलती है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उससे क्या, सब पे प्रकाश पड़ता है, यानी गहरी होती है खुदाई हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या होता है, उसकी सभ्यता संस्कृति सबके बारे में पता चलता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, केवल कालक्रम का। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि ऊर्ध्वाधर खनन को एक टाइम टेबल विदाउट ट्रेन। ठीक है ना, मतलब कालक्रम का पता चलेगा लेकिन पूरे सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और हॉरिजॉन्टल जो एक्सकैवेशन होता है वो क्या होता है, ए ट्रेन विदाउट टाइम टेबल। ठीक है ना, सब बस समझने के लिए है कि पुरातत्व क्या है। पुरातत्व में मुख्यतः क्या आते हैं, अभिलेख आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, कॉइन्स आते हैं और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, स्मारक आते हैं। क्लियर। अब साहित्य में भी कैसे हम बांट सकते हैं, हर चीज को बांट के देखिए, साहित्य कैसे बांट सकते हैं, लिटरेचर को धार्मिक और लौकिक। ठीक है ना, साहित्य कैसे हो सकते हैं, 2 ही तो हो सकते हैं, रिलीजियस और क्या, लौकिक, धार्मिक और लौकिक साहित्य। इसका डिफरेंस समझ रहे हैं आप, कैसे, धार्मिक साहित्य क्या होगा, हाँ, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य क्या होंगे, कोई बताए।
एक कोई खड़ा होकर बताए लौकिक साहित्य से क्या समझ रहे हैं आप लोग? कोई जानकारी ना हो, परमात्मा से संबंधित ना हो। बोलिए धर्म से जुड़ा हुआ। देखिए, धार्मिक का सीधा सा होता है ना, धार्मिक का धर्म संबंधी बातों का उल्लेख होगा ना, आत्मा परमात्मा उसी में आएंगे, धर्म ही आते हैं। लौकिक क्या होगा? लौकिक क्या होगा? जिसमें प्रशासन की बातें हों, अर्थव्यवस्था की बातें हों, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और प्रशासन की पुस्तक है ना, होगा धर्म के बारे में, लेकिन कम ही लिखा गया होगा। मुख्यतः क्या है वो? राजनीति और प्रशासन पर बल देता है। धार्मिक क्या है? धार्मिक साहित्य क्या है? जो वेद, इसमें भी ब्राह्मण साहित्य आ जाएंगे, वैदिक साहित्य जिसे कहते हैं, बौद्ध साहित्य आ जाएंगे और जैन साहित्य, धर्म विशेष के ग्रंथों का उल्लेख होगा ना। क्लियर? क्लियर है ना सबको? चलिए, तो धार्मिक में हम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे ना। वैदिक साहित्य, इसमें क्या क्या आएंगे बताइए? या ब्राह्मण साहित्य में वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, पुराण आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, अरण्यक आएंगे, ये सब है ना। ये सब किसमें आएंगे? वैदिक साहित्य में। वेद कितने हैं? 4 है ना। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी क्या होता है? सामवेद को छोड़ दीजिए, बाकी क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद क्या है? वेद त्रयी है। ठीक है ना। तो केवल समझने के लिए ही, ठीक है। वेद क्या है? संस्कृत की विद धातु से निकला है ना, इसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है ना। यानी इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें इसमें है, वेद में। ऋग्वेद में क्या है? गाए जाने जो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों का उसमें उल्लेख है। ठीक है ना। सामवेद में क्या है? गीत संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों की कैसे यज्ञ किए जाते हैं उसकी जानकारी। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना ताबीज जो है नहीं होता है, ताबीजों का जादू करते हैं, इन सब चीजों का क्या है? अथर्ववेद में। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है और 1028। ठीक है ना। क्लियर। तो ये क्या है? वेद क्या है? श्रुत परंपरा है। मतलब क्या है? जैसे हमने कहा, आपने सुना, फिर आपने क्या? अपने पूर्वज को कहा, तो ऐसे ही श्रुति परंपरा कही जाती है इसको। ठीक है ना। क्लियर। अब समझिए वेद क्या है? वेद तो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है ना। श्लोक पद्य में लिखे गए हैं, तो इनको समझेंगे कैसे हम? बताइए। वेद के माध्यम, ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से। क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ वो क्या है? वो गद्य में लिखे गए हैं। वेदों को समझने के लिए क्या है? वो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है बताइए? बोलिए। ऐतरेय और कौशिक है ना। क्लियर। तो कैसे हम समझेंगे ऋग्वेद को? ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण से। ठीक है ना। अब बताइए सामवेद का कौन सा ब्राह्मण है? पंचमी। वेरी गुड। किसने बोला? किसने बोला? आपने बोला ना। पंचमी ब्राह्मण। क्लियर। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है ना। क्लियर। वेद 4 थे। वेद क्या है? पद्य में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में है। इनको समझने के लिए गद्य कैसे ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई? क्यों हुई? गद्य में, क्योंकि वेदों को समझा जा सके। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण थे? ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद का पंचविश या तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है ना। क्लियर। लौकिक साहित्य में क्या आएंगे? बोलिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कल्लड़ की राज तरंगड़ी, ये सब क्या है? ये सब लौकिक ग्रंथ में आएंगे। ठीक है। वेद के बाद क्या आएगा? उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? कोई बताइए। हाँ, उपनिषद शब्द ही 2 से बना है, उप और निषद। उप का क्या मतलब होता है? समीप। और निषद मतलब बैठना, यानी ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु के समीप बैठना ही क्या है? ठीक है ना। उपनिषदों में क्या है? ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है ना। ये सब उपनिषद है। जितना भी फिलॉसफी है सब क्या है? वो धर्म दर्शन क्या है? इसमें उपनिषदों में है। शंकराचार्य का वेदांत क्या है?
उपनिषद में ही है, ठीक है ना। ब्रह्म की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा, ये सब कहाँ मिलेगी? उपनिषद में मिलेगी, ठीक है ना। उपनिषद कितने हैं टोटल? 108 है, ठीक है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो आपकी परीक्षा में? मुंडकोपनिषद। क्यों? क्योंकि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते क्या है? एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट है, यज्ञ को क्या कहा गया है? टूटी हुई नाव कहा गया है। उसी में कहा गया है ना, इसके सहारे आप जीवन रूपी भाव सागर को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब हम वैदिक काल में आएंगे ना, तो आपको ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे। तो ऋग्वैदिक काल क्या था? धर्म कर्मकांड युक्त था ना, कर्मकांड युक्त था, आडंबर युक्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ? उसके विरोध होने लगा, उस कर्मकांड का विरोध होने लगा, और तभी उपनिषदी दर्शन का उद्भव हुआ, ठीक है ना। तभी उपनिषद आए जो यज्ञ को टूटी हुई नाव बताया गया मुंडकोपनिषद में। यानी क्या हुआ? यज्ञों में क्या था? व्यापक वाणी पशुबल दी जाती थी ना, और पुरोहित क्या थे? उसके माध्यम से धन अर्जन करते थे। तो कहा उपनिषद में क्या कर? मुंडकोपनिषद कहा गया कि ये सब बेकार है, इससे कोई भी प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो मुंडकोपनिषद में क्या हुआ? सत्यमेव जयते लिया गया, और दूसरा यज्ञ को टूटी हुई नाव बताया गया, ठीक है ना। इसी तरह अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग चीजें, जैसे छांदोग्य उपनिषद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद? क्योंकि कृष्ण का पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना। उनके गुरु का नाम घोर आंगिरस बताया गया है, और उनका उल्लेख क्या है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे कठोपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद है उसमें, कठोपनिषद में, ठीक है ना। यानी आप क्या करेंगे? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिसमें कुछ बातें कही गई, उसको आप, ठीक है ना। लेकिन मेन मैंने बता दिया, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद क्या आएंगे? वेद, उपनिषद, आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? आरण्य मतलब वन होता है, जो वन में बैठ कर अध्ययन किया जाए क्या है? आरण्यक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएंगे? पुराण आएंगे। पुराण क्या होते हैं? प्राचीन कथाएं, सिद्धांत, नीतियां जो किसमें है? पुराणों में। पूरा मतलब प्राचीन हो गया, यण मतलब व्याख्या, प्राचीन आख्यान क्या है? पुराण है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए मेंस में आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या क्वेश्चन बन सकता है? लौकिक साहित्य के बारे में बताइए, या धार्मिक साहित्य का, या इसमें धार्मिक में भी क्या है? ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है ना। ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ ये सब क्या है? ब्राह्मण साहित्य का हिस्सा है, या वैदिक साहित्य कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या आता है? नहीं, बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। वेरी गुड, त्रिपिटक बोलते हैं, ठीक है ना। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? तीर्थ, उसके उपदेश हो गए, सिद्धांत हो गए, उनको क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक बोलते हैं। तो पुराणों का क्या महत्व है? पुराणों का एक क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया यूपीएससी में 2020 में, ठीक है। इतिहास के पुनर्निर्धारण में पुराणों की भूमिका क्या है? पूछा गया क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो पुराण क्या है? प्राचीन आख्यान है ना, साथ साथ क्या है? नंद वंश तक का इतिहास किससे हमें ज्ञात होता है? पुराणों से ही ज्ञात होता है, ठीक है ना। परीक्षित से लेकर नंद वंश तक का इतिहास हमें किससे ज्ञात होता है? पुराणों से ज्ञात होता है। पुराणों के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरी। सर्ग मतलब क्या? जगत की सृष्टि। प्रतिसर्ग मतलब क्या? प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि। वंश मतलब क्या? बताइए। देवताओं या ऋषियों की वंशावलियां उसमें हैं, ठीक है ना। मनवंतर मतलब महायुग, जो आप देखते नहीं है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग है ना, तो ये बताए गए हैं। उसके बाद वंशानुचरी, तो सबका तो ऐतिहासिक महत्व है नहीं, वंशानुचरित का विशेष रूप से ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? इसमें क्या है? प्राचीन राजवंशों का उल्लेख है, जैसे मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का, विष्णु पुराण से मौर्य वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का। क्लियर? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? ये पुराण हो गए। कमियां क्या है इनकी? कमियां इन सब की क्या है? तिथिक्रम का अभाव रहता है, ठीक है ना, और काल्पनिक विवरण भी रहते हैं। जैसे काल्पनिक विवरण कैसे? अब चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है? ये पुराणों में क्या है? ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया? उसे क्या कहा गया? शूद्र कहा गया, कुलहीन कहा गया। लेकिन बौद्ध और जैन साहित्य उसे क्षत्रिय बताते हैं। तो क्या हुआ? कंट्राडिक्शन हुआ ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अतिशयोक्ति को भ्रामक विवरण भी देते हैं, गलत विवरण भी देते हैं साहित्यिक स्रोतों की।
ये बहुत बड़ी कमी है साहित्यिक स्रोतों की, ठीक है ना। बहुत साहित्य में क्या आते हैं? त्रिपिटक। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। शुद्ध पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, सिद्धांतों का, ठीक है। विनय पिटक क्या है? अनुशासन के नियम है। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का, ठीक है। क्लियर। जैन साहित्य में क्या आएंगे? आगम आएंगे, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए लौकिक साहित्य में क्या आएंगे? लौकिक साहित्य में वो ऐसे ग्रंथ आएंगे जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हो, जिसमें क्या हो? राजनीति का विवरण हो, जिसमें प्रशासन का विवरण हो। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र में क्या है? राजनीति और प्रशासन में लिखी पुस्तक है ना। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में बताए गए ना, स्वामी अमास, दुर्ग, पोस्ट, जनपद, मित्र, ये सब बताए गए ना। तो क्या है? वो धार्मिक विषयों का उल्लेख उसमें नहीं है, ठीक है। पुरातत्व में क्या आएंगे? बताइए। पुरातत्व में क्या आएंगे? 3 चीजें आएंगी ना। क्या आएंगे? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। क्या आएंगे? अभिलेख आएंगे। और क्या आएंगे? क्या आएंगे? कॉइन्स आएंगे, सिक्के आएंगे। और क्या आएंगे? हाँ, स्कल्पचर्स आएंगे, या इसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको? अनुस्मारक बोलते हैं ना, स्मारक बोलते हैं ना, स्मारक बोलेंगे, अनुस्मारक को लेटर का, ठीक है ना। अब देखिए अभिलेख क्या होते हैं, बताइए। किसी चीज पे अंकित अगर कुछ लिखते